कितना जोश जुनू इस दीवाने में है, कितना जोश जुनू इस दीवाने में है। कल जमानत कराई, आज फिर थाने में है। नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह गौतम एडवोकेट और मैं करीब 34 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में हूं। और आज का हमारा विषय है अजमानती अपराधों की दशा में जमानत कैसे प्राप्त की जाए। क्या इस प्रकार के दीवानों को भी जमानत दी जा सकती है या कुछ उसकी शर्तें हैं, कुछ उसके नियम हैं जिनमें अजमानती अपराधों की दशा में जमानत प्राप्त की जा सकती है। ये ध्यान देने योग्य है कि अपराधों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके अपराध के प्रकार के आधार पर उसे जमानत दी जाती है। यदि वह अपराध जमानतीय है तो उसे थाने पर ही जमानत लेकर छोड़ दिया जाएगा पुलिस द्वारा। जो भी अन्वेषणाधिकारी है पुलिस का, वो ये देखेगा कि अपराध का जो आरोप है वो जमानती प्रकृति का है या अजमानती प्रकृति का। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो अपराधों का वर्गीकरण जो है सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में, जो अब बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल 1 में जमानती प्रकृति के अपराध जो दिखाए गए हैं वो तो थाने पर ही जमानत के योग्य हैं, और अजमानती प्रकृति के जो अपराध हैं उनमें पुलिस गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश करती है। अपराध में संज्ञेय अपराध होते हैं और असंज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और असंज्ञेय अपराध पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब ये किस प्रकार पता चले कि मेरे ऊपर या मेरे किसी जानने वाले के ऊपर अपराध जो लगाया गया आरोप वो संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय है या जमानतीय है या अजमानतीय है। तो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में ही, यानी अनुसूची 1 जो सीआरपीसी थी, दंड प्रक्रिया संहिता पुरानी, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, तो उसमें शेड्यूल 1 में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है कि कौन सा अपराध, कौन सी धारा का अपराध जमानतीय है और कौन सी धारा का अपराध अजमानतीय है। इसमें शेड्यूल 1 में धारा लिखी हुई है, उसकी संक्षिप्त डेफिनेशन दी हुई है और उन्होंने ये भी बताया है कि अपराध कौन सा है, उसकी वो जमानतीय है या अजमानतीय है, वो संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय है, और साथ में वो किसके द्वारा अन्वीक्षा की जाएगी, कौन सी कोर्ट के द्वारा अन्वीक्षा की जाएगी, कि वो ट्रायल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, एनी मजिस्ट्रेट है या ट्रायल बाय सेशन जज है। इस प्रकार से जमानतीय और अजमानतीय अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर अजमानतीय अपराधों की दशा में गिरफ्तार कर लिया जाए तो जमानत किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पुरानी जो सीआरपीसी थी उसके तहत जमानत की अर्जी लगाई जाती थी धारा 437 में, और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने लगाई जाती थी। उस सेम वो की वही प्रोसीजर है, बस अब नई जो नया कानून आ गया है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा हो गई है 480। तो 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत वकील साहब आपके जमानत की अर्जी लगाते हैं कोर्ट में कि मेरे पक्षकार के ऊपर अजमानती अपराध का आरोप है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात और स्पष्ट कर दूं कि इवन अ फ्रेंड कैन फाइल एंड आर्ग्यू बेल एप्लीकेशन। उसके लिए वकील ही होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां तक संभव है वकील के जरिए ही लगाना अच्छा रहता है। जो जमानत का आवेदन है वकील के जरिए ही माननीय न्यायालय के समक्ष लगाना अच्छा रहता है। अच्छा,
वकील साहब जो हैं धारा 480 बीएनएसएस में जो अर्जी लगाते हैं, तो वो 480 धारा क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति जिस पे अजमानती अपराध का जो है आरोप है या संदेह कि उसने किया है, और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या जो भी अधिकारी है उसको अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है और कोर्ट के सामने लेकर आता है, या फिर वो व्यक्ति खुद भी हाजिर हो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, उस व्यक्ति को जो है इस प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो जो माननीय न्यायालय है, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, वो ये देखेंगे कि जो आरोपित अपराध है वो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से तो दंडनीय नहीं है, और अगर वो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है तो साधारण परिस्थिति में उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यदि कोई 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास के दंड से दंडनीय है, वो पहले मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास के दंड से यदि दंडित हो चुका है, या 3 वर्ष के कारावास से 2 बार दंडित हो चुका है, तो भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु शेष परिस्थितियों में उसे जमानत का आवेदन करने पर 7 वर्ष तक की जो भी अवधि दंडनीय अपराध, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। यहाँ पर एक जो विशेष परिस्थिति है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय किसी अपराध का आरोप है, तो वो भी छोड़ दिया जा सकता है, बशर्ते वो बालक हो, कोई महिला हो, कोई गर्भवती महिला हो जैसे, या कोई रोगी हो, शिथिलांग व्यक्ति हो, तो उसे भी परिस्थिति के आधार पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ सकता है। परंतु सामान्य परिस्थिति में गंभीर अपराधों में जो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट जमानत पर नहीं छोड़ेगा। शेष समस्त परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट का विवेक होता है कि वो उसे जमानत पर छोड़ दे। अच्छा, इसमें यदि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से दंडित है और वो विशेष परिस्थिति वाला व्यक्ति है, तो उसे बिना लोक अभियोजक को सुने भी मजिस्ट्रेट नहीं छोड़ेगा। एक है कि यदि कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास की अवधि जो 7 वर्ष या उससे अधिक से दंडनीय है, और वो अपराध जो है भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6, 7 या 17 के अधीन का कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण या उसका षड्यंत्र है, तो वो इस प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा, उसको शर्तों के अधीन छोड़ा जाएगा। वो शर्तें क्या है कि बंद पत्र की शर्तों का पालन करेगा, दोबारा वैसा अभिकथित जो आरोपित अपराध है वो नहीं करेगा, और किसी गवाह को डराएगा धमकाएगा नहीं, प्रलोभन नहीं देगा, और या जो भी कोर्ट समझे अच्छा उचित वो उस प्रकार के बंद पत्र की पालना करेगा। यहाँ पर यह है कि जो इस प्रकार के अपराध से छोड़ा जाएगा जमानत पर, मजिस्ट्रेट साहब को भी उसके कारणों का उल्लेख अपने ऑर्डर में करना पड़ेगा। एक परिस्थिति वो भी उत्पन्न होती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और माननीय मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश कर दिया पुलिस ने, और उसे जेल भेज दिया गया, और यदि ऐसा व्यक्ति की तरफ से कोई जमानती हाजिर ही नहीं हुआ और उसे जेल में रहते हुए, या मान लीजिए उसकी जमानत की अर्जी लगाई और माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी, तो ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य के लिए नियत सुनवाई के तय दिन से अगर 60 दिन के अंदर समीक्षा पूरी नहीं हो, यानी ट्रायल उसकी 60 दिन के अंदर पूरी नहीं होती है, तो भी उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और एक ये है कि अगर उस व्यक्ति का विचारण समाप्त हो गया है और मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति ने अपराध कारित नहीं किया है, तो भी उसे निर्णय सुनाए जाने से पहले जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अजमानती अपराध
के जो अभियुक्त हैं उनको मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जमानत पर किस प्रकार से छोड़ा जाएगा। ये जो कोडिफाइड लॉ है 480 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुरानी जो CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता थी 437, उसके प्रावधान थे। परंतु अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अपने निर्णय अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसकी साइटेशन है 2014-2 RJT 1370 पेज नंबर है, उस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति पर 7 वर्ष तक के अपराध की गैर जमानतीय धाराओं का आरोप लगता है और पुलिस द्वारा यदि उसे 41 कै का नोटिस दिया जाता है और वो उसकी पालना करता है, जांच में सहयोग करता है, तो उस व्यक्ति को इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसको चालान के साथ में जब वो चालान पेश करेगी पुलिस, तब ही उसको कोर्ट में प्रस्तुत करवाया जाएगा, वरना उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और यदि किसी पुलिस वाले ने उसको 7 वर्ष तक के अपराध की दशा में, आरोप होने की दशा में भी अगर गिरफ्तार कर लिया उसके सहयोग करने के बावजूद, तो ऐसे पुलिस वाले के विरुद्ध जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस रूलिंग में यह भी कहा गया है कि यदि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति जिस पर 7 वर्ष तक के अपराध किए जाने का आरोप है और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया है, तो मजिस्ट्रेट साहब भी उसको मैकेनिकल तरीके से जेल नहीं भेज सकते हैं, और यदि वो उसे मैकेनिकल तरीके से जेल भेजते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो ट्रायल के नाम पर या आरोप के नाम पर बाधित नहीं की जाएगी। ये कानून का राज है और कानून के अनुसार सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए हकदार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।